जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने इसका बेसिक्स समझे थे कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसको करना कैसे है, इसके हेड ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है वो हमने टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम का मैंने बताया था, और फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और उसके जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। जो फर्स्ट सेक्शन था मैंने आपको बताया था कि हमने असेसमेंट पढ़नी है सैलरीड पर्सन की। तो सैलरीड पर्सन का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो आज हम इस हेड को स्टार्ट करेंगे और इस हेड के अंदर जो चीज़ें आएंगी उनको हम जो है वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले जो है वो हमने जब अपना न्यूमेरिकल शुरू करना है तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सेक्शन है वो सबसे पहले हमने लिखना है, और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारी आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है वो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताई होगी। अब ये बेसिक सैलरी जो है वो आपको या तो पर मंथ दी होगी या टोटल दी होगी। अगर तो पर मंथ दी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आपने लेनी नहीं है, मतलब जो भी पर मंथ वैल्यू होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। इस बेसिक सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी आ गई। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बेसिक सैलरी के साथ उसने आपको जो है वो MTS भी बताया होता है। MTS का मतलब होता है मिनिमम टाइम स्केल, और इसकी जो वैल्यूज लिखी होती है वो आम तौर पर यूं लिखी होती है। मिसाल के तौर पर उसने आपको यूं लिखा होगा, तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि ये आपकी जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, ये आपकी बेसिक सैलरी है पर मंथ। ये आपकी बेसिक सैलरी है पर मंथ, और ये आपका इंक्रीमेंट होता है, और ये एक स्पेसिफिक स्केल पर जो है वो आपका लास्ट लेवल ऑफ सैलरी होता है कि अगर आप 16 स्केल पे काम करें तो आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो समटाइम्स ये भी गिवन होता है। अगर ये गिवन होता है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू को, इस वैल्यू को आपने जो है वो यहाँ पर, मतलब 40,000 इसकी फर्स्ट वैल्यू थी, इसको आपने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। या तो आपके पास जो है वो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा। अगर दोनों ही गिवन है तो फिर क्या करना है, फिर आपने बेसिक सैलरी को लेना है, फिर आपने इसको लेना है और इसको आपने इग्नोर कर देना है अगर दोनों ही गिवन होंगे। क्लियर होगी बात ये? तो सबसे पहले हमारी बेसिक सैलरी आएगी, इसके साथ हमने ये चीज़ें जो है वो लिख देनी है 5। ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ये बेसिक सैलरी के साथ ये चीज़ें लिख देनी है। बाज़ का जो है वो बाज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बेसिक सैलरी के अंदर इनको जमा कर देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं जमा करते तो भी ठीक है, दोनों सूरतों में बात ठीक होगी। लेकिन आपने बेसिक सैलरी के बाद ये 5 चीज़ें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 जो है वो आपका आएगा बोनस यहाँ पर, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 DNS अलाउंस, नंबर 4 कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, नंबर 5 ओवरसीज अलाउंस। ये 5 की पांचों चीजें आपने इधर आउटर कॉलम में लिख देनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट मींस कि ये सारी की सारी रकमें जो है वो फुली टैक्सेबल हैं, टोटल टैक्सेबल हैं, तो लिहाजा आपने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप बेसिक सैलरी के अंदर ये पांचों जमा करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं जमा करते एज इट इज लिख देते हैं तो भी बात ठीक होगी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद ये 5 चीज़ें आ जाएंगी। ये पांचों की पांचों चीज़ें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्या है, फुली टैक्सेबल है, तो लिहाजा इनको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आउटर कॉलम में मेंशन कर देना है। ठीक होगी बात ये? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी परक्विजिट स्टार्ट हो जाएंगी। परक्विजिट मींस फैसिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहली फैसिलिटी जो यहाँ पर एम्प्लॉय को मिलती है वो है अकोमोडेशन की। अब ये अकोमोडेशन आपको 2 सूरतों में मिल सकता है। अकोमोडेशन की 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ये आपको अलाउंस की शक्ल मिलेगा या ये आपको फैसिलिटी की शक्ल मिलेगा। ठीक है, या तो ये अलाउंस की शक्ल में होगा या फिर ये
फैसिलिटी की शक्ल में होगा। अगर फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि अकोमोडेशन अलाउंस, तो इस सूरत में इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है ये फुली टैक्सेबल है। मतलब आपको अलाउंस की शक्ल में जितनी भी रकम मिली है वो सारी की सारी आपने इस कॉलम में मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो अगर वो आपको अकोमोडेशन अलाउंस दे रहा है तो उस सूरत में ये अलाउंस क्या होगा, सारा का सारा टैक्सेबल होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटर कॉलम में आप इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर वो अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको दे रहा है, अगर वो आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है तो इसमें आपने जो है वो दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये फैसिलिटी जो है वो बिग सिटी के अंदर है या अदर देन बिग सिटी है। अगर तो वो अदर देन बिग सिटी की बात करेगा तो वो फिर क्लियरली साथ मेंशन करेगा। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब ये बिग सिटी है। अगर तो वो अदर देन बिग सिटी है तो वो उसने क्लियरली लिखा होगा कि मज़ाफ़ात, या तो वो लिखा होगा मज़ाफ़ात या उसने लिखा होगा अदर देन बिग सिटी। तो आपने ये चीज़ें देखने नहीं है कि अकोमोडेशन फैसिलिटी बिग सिटी के अंदर ही है अदर देन बिग सिटी है। अगर सपोज फर्ज करें कि ये फैसिलिटी मिली है हमें इन बिग सिटी, तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ फैसिलिटी लेंगे, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। मसलन उसने एक हमें रेंटल अमाउंट बताई होगी कि अगर ये फैसिलिटी आपको ना मिलती तो इतनी रेंटल अमाउंट आपको मिलनी थी। वो जो रेंटल अमाउंट होगी वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी। जो भी वैल्यू आपको बताई होगी उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस कॉलम में लिख देनी है, ठीक है जी। इनर कॉलम में इसको लिख देना है। इसके साथ नंबर सेकंड हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी। हमारी ये जो बेसिक सैलरी थी ये, इसका हम यहां पर 45% कैलकुलेट करेंगे और इसको भी यहां पर हमने मेंशन कर देना है। एक रकम ये आ गई और एक रकम ये आ गई। तो अगर हमें एक फैसिलिटी मिली है बिग सिटी में, मैंने आपको फिर बता दूं कि अगर उसने सवाल में लिखा कि अकोमोडेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ बिग सिटी या अदर देन बिग सिटी, तो आपने इसको बिग सिटी ही लेना है। जब तक वो कहेगा नहीं तब तक आपने उसको बिग सिटी ही कंसीडर करना है। जब वो खुद क्लियरली कहेगा कि ये जी फैसिलिटी अदर देन बिग सिटी या मज़ाफ़ात है तो फिर आपने उसको जो है वो ट्रीटमेंट उसमें करना है। तो अदरवाइज आपने इसको यहाँ पर ही ट्रीट करना है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि वैल्यू ऑफ फैसिलिटी लेंगे। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कैसे आएगी कि जो रेंटल वैल्यू उसने दी है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ले लेंगे और इसके साथ 45% ऑफ बेसिक सैलरी ले लेंगे। इनमें से जो भी रकम हायर होगी, विच एवर is higher will be taxable। इन दोनों में से जौन सी रकम बड़ी होगी उसको आपने जो है वो टैक्सेबल कर देना है, या ये और तो इनमें से जौन सी रकम बड़ी होगी वो इधर आपके आउटर कॉलम में आ जाएगी। ठीक होगी बात ये। अगर उसने जो है वो आपको कहा है कि जी ये फैसिलिटी है अदर देन बिग सिटी, या उसने लिखा हुआ है मज़ाफ़ात, ठीक है, तो इस सूरत में इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो कुछ यूँ होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी लेनी है, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। सिमिलर वही तरीक़ाकार कि जो रेंटल वैल्यू दी होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। जो रेंटल वैल्यू होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू वहां पे लिख देंगे और नंबर सेकंड हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी आपके पास होगी, सपोज के जी ये बेसिक सैलरी है तो इसका 30% लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। दो वैल्यूज यहां पर भी आ गई आपके पास, एक वैल्यू फैसिलिटी आ गई और दूसरी 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इसमें भी हमारे पास आंसर यही होगा कि विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। दोनों में से जौन सी रकम बड़ी होगी
बड़ी रकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर ये बड़ी है तो ये बाहर आ जाएगी, अगर ये बड़ी है तो ये बाहर आ जाएगी। तो जो सी रकम बड़ी होगी उसको आउटर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे, वो हमारी रकम जो है वो टैक्सेबल कंसीडर्ड हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। तो ये था अकोमोडेशन, उसका जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अकोमोडेशन की जो है वो आपके पास या तो अलाउंस की शक्ल में होगा या फैसिलिटी होगा। अगर फैसिलिटी होगा तो उसमें भी आपने ये देखना है कि ये बिग सिटी है या अदर देन बिग सिटी है। अगर सपोज के क्वेश्चन में वो बिल्कुल साइलेंट है, उसने आपको कुछ नहीं बताया, तो उस सूरत में भी आपने उसको बिग सिटी ही कंसीडर करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वो क्लियरली आपको लिखेगा कि ये फैसिलिटी अदर देन बिग सिटी है, तो फिर आपने ये समझ जाना है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो बिग सिटी ही रहेगा। ठीक है, ये थी फर्स्ट जो है वो हमारे पास अकोमोडेशन। सेकंड हमारे पास जो है वो है कन्वेंस। कन्वेंस की परक्विजिस्ट फैसिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें भी दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो उसने आपको जो है वो कन्वेंस अलाउंस बताएगा, कन्वेंस अलाउंस, उसने आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि जी कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक तो ये हो गया। अगर वो अलाउंस नहीं देता तो इस सूरत में फिर कन्वेंस फैसिलिटी मिलेगी, कन्वेंस फैसिलिटी मिलेगी। अब ये जो कन्वेंस फैसिलिटी है इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये गाड़ी जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की ये कैश पे खरीद के दी है, या फिर ये होगा कि कंपनी आपको लीज पे वो गाड़ी खरीद के दे रही है। फैसिलिटी की सूरत में अलाउंस की और फैसिलिटी में फ़र्क क्या है? देखिए, अलाउंस में आपको पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है। वैसे मैंने अगर जो है वो मेरी कंपनी जो है वो मुझे आने जाने का किराया देती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरी सैलरी के साथ वो मुझे पैसे भी ये वाले जो है वो दे देती, इसको हम अलाउंस कहते हैं। तो अलाउंस में क्या होगा, आपको कैश मिलता है। और फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें गाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो फैसिलिटी क्या होगी, गाड़ी मिलेगी, और अलाउंस क्या होगा, कैश मिलेगा। अगर तो उसने आपको कन्वेंस अलाउंस दिया तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर उसने कन्वेंस अलाउंस आपको दिया है तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सिंपल ये है कि ये सारी की रकम जो है वो आपकी क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। तो कन्वेंस अलाउंस अगर दिया तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इधर टैक्सेबल कर देना है। तो अगर कन्वेंस अलाउंस मिला है तो ये सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। और अगर हमें कन्वेंस फैसिलिटी मिली है तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो सूरतें हो सकती हैं, कन्वेंस फैसिलिटी। तो कन्वेंस फैसिलिटी में आपने देखना है कि वो गाड़ी कंपनी ने कैश पे खरीदी है या लीज पे खरीदी है। हमें कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में क्लियरली बताएगा। उसने आपको जब लीज की सूरत होगी तो लीज में वो क्लियरली मेंशन करेगा कि एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड दिस व्हीकल ऑन लीज। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमें लीज का जो है वो लाजमी बताया होगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी लीज पर है। अगर नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वो गाड़ी आपको जो है वो क्या है, एट कॉस्ट मिली है। अगर गाड़ी हमें जो है वो व्हीकल प्रोवाइडेड एट कॉस्ट प्राइस, कि एम्प्लॉयर ने हमें वो गाड़ी दी है एट कॉस्ट प्राइस, हमें ये क्लियरली वो मेंशन कर देगा कि ये गाड़ी जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस पे मिली है, कि उस गाड़ी की ये कीमत थी, उस पर हमें ये गाड़ी जो है वो प्रोवाइड होगी। अब ये जो गाड़ी मिली है इसका टैक्स ट्रीटमेंट करने से पहले हमने ये देखना है कि ये गाड़ी हमें किस लिए मिली है। इसमें भी आगे दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए मिली है, या फिर वो पर्सनल और ऑफिशियल बोथ यूज़ के लिए मिली है। तो हमने जब ये व्हीकल का टैक्स ट्रीटमेंट देख करना है तो हमने ये पढ़ लेना है कि उसके अंदर ये क्या गिवन है। वो क्वेश्चन के अंदर हर एक चीज़ आपको क्लियरली मेंशन की होगी। अगर वो आपको कहता है कि जी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, ये लिखा होगा, या फिर वो लिखेगा कि जी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्शियली फॉर ऑफिशियल यूज। इसका मतलब ये कि अब ये ऑफिस यूज भी है और पर्सनल यूज भी है, दोनों सूरतें आ गई ना। तो हर एक सूरत उसने जो है वो आपको क्लियरली बताई होगी। तो आपने ये देख लेना है कि वो किस यूज के लिए है, पर्सनल खाली है या पर्सनल और ऑफिशियल दोनों है, तो उसके हिसाब से आपने इसका टैक्स ट्रीटमेंट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमें जो है वो फॉर पर्सनल यूज ओनली, अगर ये गाड़ी हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए मिली है तो इस सूरत में इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, 10% ऑफ
कॉस्ट विल बी टैक्सेबल, कि जो हमें कॉस्ट दी होगी, जो भी गाड़ी की कॉस्ट बताइएगा उसका वो 10% लेंगे आप। जो हमें गाड़ी की कॉस्ट बताएगी वो हम 10% लेके इधर टैक्सेबल कर देंगे। मसलन 10 लाख की गाड़ी है तो उसका 10% लेके इधर जो है वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। 13 लाख की गाड़ी है उसका 10% लेके इधर जो है वो 1,30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट का 10% जो है वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो कहता है कि जी ये फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, अगर पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों यूज आ गए हैं तो इस सूरत में जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि 5% ऑफ कॉस्ट, 5% ऑफ कॉस्ट विल बी टैक्सेबल। तो जो हमें कॉस्ट बताएगा उस कॉस्ट का जो है वो आपने यहाँ पर 5% लेना है और उस रकम को जो आंसर आएगा उधर टैक्सेबल कर देना है। मसलन 10 लाख की गाड़ी है उसका 5% ले, वो 50,000 आएगा, वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो अब कन्वेंस फैसिलिटी में पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि अगर वो गाड़ी हमें जो है वो कॉस्ट प्राइस पे मिली है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या करेंगे। उसके लिए हमने देखना है कि वो पर्सनल यूज है या पर्सनल और ऑफिशियल यूज है। क्लियर होगी बात ये। अगर यही गाड़ी वो हमें प्रोवाइड करता है ऑन लीज, अगर उसने लिखा है कि जी व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन लीज। अब लीज की सूरत में आपने हमेशा याद रखना है कि लीज की सूरत में आपके पास गाड़ी की कॉस्ट नहीं होती, गाड़ी की कॉस्ट नहीं होती। तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें फिर आपको जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होती है। फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपको गाड़ी लीज वाला क्वेश्चन उसने बता दिया है तो इस सूरत में आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपको जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन। तो आपने इसका टैक्स ट्रीटमेंट करना है फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जिसको हम FMV भी कहते हैं। तो जब भी गाड़ी पर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन लीज होगा, जब भी व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन लीज वाला पॉइंट होगा लीज की सूरत में, तो आपने जो है वो हमेशा FMW फेयर मार्केट वैल्यू को देख लेना। ये सवाल में गिवन होगी तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें भी आपने जो है वो देखना है कि ये पर्सनल यूज है या पर्सनल और ऑफिशियल यूज दोनों ही है। अगर फर्ज करें कि ये जो गाड़ी आपको प्रोवाइड की गई है ये फॉर पर्सनल यूज ओनली है, अगर वो ये कहता है कि जी ये फॉर पर्सनल यूज ओनली, तो इस सूरत में जो इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि 10% ऑफ FMW फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होगी आपने उसको यहां पर लिखना है, उसका 10% लेना है, जो आंसर आएगा उसको इधर टैक्सेबल कर देना है। ठीक है। और अगर यही गाड़ी उसने कहा है कि जी ये फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, अगर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज दोनों दिए हुए हैं तो इस सूरत में 5% ऑफ FMV फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। तो जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आएगी यहां पर उसने फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है, 5% लेना है, जो आपका आंसर आएगा उसको इधर टैक्सेबल कर देना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंस की ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या अलाउंस हो सकता है या फैसिलिटी हो सकती है। फैसिलिटी को आगे मजीद डिवाइड करें तो या ये होगा या ये होगा, मतलब या जो है वो कॉस्ट प्राइस होगी या लीज प्राइस होगी। और अगर दोनों में से कोई सी भी सूरत हो तो आगे फर्दर उसको देखना है कि वो पर्सनल है या ऑफिशियल यूज है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब इसके हिसाब से आपने एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जब लीज वाला पॉइंट आएगा ना तो उसके साथ आपको अगर इंस्टॉलमेंट गिवन होगी उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इसको आप यहां पर आप नोट कर लें कि लीज प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड।
लीज प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड। अगर लीज प्रीमियम दी होगी उसको आपने सवाल में जो है वो शामिल नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। और यहां पर भी एक बात कि अगर नोट कर ले कि अगर बोनस जो है वो इफ बोनस इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अगर बोनस ड्यू है और वो रिसीव नहीं हुआ तो फिर इस सूरत में नथिंग विल बी एडिड, तो इस सूरत में कोई भी चीज जो है वो शामिल नहीं की जाएगी। अगर बोनस ड्यू है और वो रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, तो इस सूरत में बोनस को भी आप ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये स्टार्ट था बेसिक सैलरी की। पहली जो है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बेसिक सैलरी से हमने इसको शुरू करना है, और उसकी जो फर्स्ट परक्विजिस्ट है वो अकोमोडेशन और सेकंड जो है वो कन्वेंस है। अकोमोडेशन के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने बता दी, और कन्वेंस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी। आपने इन लेक्चर्स को जब अटेंड करना है तो इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन लाजमी देख लेनी है, उसमें ये सारा जो है वो आपको गिवन होगा, उसको आप कहीं नोट कर लें, राइट डाउन कर लें, उसको सामने रख के जब आप समझेंगे तो उससे आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा जल्दी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक होगी बात। ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो जिस तरह ये है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। और ये डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ देता भी रहूँगा। अगर आपको किसी को फुल नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ये जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। इनको समझिएगा, इसको अंडरस्टैंड करिएगा, इसकी मदद से फिर आप अपना न्यूमेरिकल जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसको याद करिएगा, इसको समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।